अभी हम पढ़ेंगे फुल इलेक्ट्रिसिटी में क्यू से स्टार्ट होगा कि क्यू चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का क्या होता है, जैसे यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है। ये सब के फॉर्मूला पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया और यूज़ कहाँ कहाँ करना है। तो क्यू से लेके एनर्जी तक का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का अभी आपको हम बताएंगे फॉर्मूला का फ्लो चार्ट कि कैसे यूज़ होगा और कहाँ से कौन सा फॉर्मूला आया है। पहला नंबर पे चार्ज। बताइए, कोई कंडक्टिंग वायर, ये इलेक्ट्रिसिटी का हम बात कहाँ करते हैं, कंडक्टर में। तो कोई कंडक्टिंग वायर में कितना इलेक्ट्रॉन चल रहा है, क्या पता है? नहीं। इसीलिए हम उसको क्या मानते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। तो यहीं पे ये कंडक्टर है, और यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब देखिए, क्योंकि हमको चार्ज निकालना है, क्यों निकालना है, चार्ज का क्या होता है, हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू एन ई। एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर क्वेश्चन में लिखा 5 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, 6 तो 6 लिख देंगे। और ये n जो होता है हमेशा इंटीजर के फॉर्म में हम लेते हैं। इंटीजर मतलब समझते हैं 1 2 3 इस फॉर्म में, कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल के फॉर्म में हम इसको नहीं लेते हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल के फॉर्म में हम नहीं लेते हैं, इस बात को याद रखेंगे कि ये फॉर्म नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ई क्या होता है, यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, तो -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब Q इक्वल टू एनी से हम कोई भी कंडक्टिंग वायर का हम पता कर सकते हैं कि कितना मेरा चार्ज है उस वहाँ का, ठीक है। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। तो ये चार्ज निकालने का क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी कंडक्टिंग वायर में, ठीक है। अब देखिए यही चार्ज क्या करे, फ्लो करने लगे समय के साथ। देखिए यही चार्ज कंडक्टिंग वायर में जब फ्लो करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट का फॉर्मूला मतलब करंट को हम डिनोट करते हैं I से, और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, जिसको A से डिनोट करते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब रेट मतलब 1/टाइम। तो I इक्वल टू Q/T, I इक्वल टू Q/T हुआ ना। अब बताइए Q इक्वल टू हम NE लिख सकते हैं, बिल्कुल। Q के जगह हम क्या कर देंगे, NE को पुट कर देंगे। तो I इक्वल टू NE/T। ये दो फॉर्मूला किसका हुआ, करंट का। अब यही दोनों फॉर्मूला को एक साथ लिखिए, I इक्वल टू Q/T इक्वल टू NE/T। अब बताइए, अगर करंट कभी फॉर्मूला में क्वेश्चन में चार्ज दिया रहे, टाइम दिया रहे, तो हम करंट निकाल सकते हैं, ये तो इजी है। पर क्वेश्चन हार्ड कर दे, वहाँ पे वो क्या करे, चार्ज को ना दे के वो दे दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से भी करंट निकलेगा और ऊपर वाले चार्ज से भी करंट निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन से भी हम करंट निकाल सकते हैं। अब देखिए ई तो हमको हमेशा पता रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमको n का वैल्यू पता चल जाए तो चार्ज भी निकल जाएगा, और टाइम दिया रहे तो करंट भी निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में चार्ज पूछा
तो Q इज इक्वल टू NE और चार्ज इन टर्म ऑफ करंट, I के टर्म में अगर चार्ज पूछ रहा है, क्वेश्चन घुमा दे, क्या करे वो, करंट दे दे, टाइम दे दे और पूछ ले आपसे चार्ज क्या होगा, कितना होगा, तो फॉर्मूला पलट दीजिए, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो यहीं पे हो नहीं सकता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो अगर चार्ज इन टर्म ऑफ करंट तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो चार्ज और करंट समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि क्या फॉर्मूला का यूज कहाँ करेंगे, ये दोनों क्लियर है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। देखिए चार्ज और करंट तो सिंपल था, ये दोनों में सिर्फ कुछ ही फॉर्मूला है जिसको याद रखेंगे तो आराम से इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप इसको लिख लीजिए। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब देखिए चार्ज और करंट समझ गए, अब तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों को तो हम भी से ही डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी और पोटेंशियल डिफरेंस को भी। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि कोई चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपको इन्फिनिटी से कोई पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़े वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि इन्फिनिटी से कोई पॉइंट ए है, उस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़े, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम भी से डिनोट करते हैं। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। W क्या है यहाँ पे, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। यही होता है इसका फॉर्मूला, जो कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ कि कोई इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम कोई पॉइंट ए पे लाते हैं तो जितना हमको वर्क करना पड़ रहा है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस का मतलब डिफरेंस हमेशा दो चीज़ के बीच निकल सकता है। क्या अकेला का भी कोई डिफरेंस निकलेगा, नहीं। तो कोई दो चीज़ होगा जिसके बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ क्या, पोटेंशियल, दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है, दो पॉइंट होता है फिक्स, एक होता है A और एक होता है B। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़े वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस को हम फिजिक्स में डेल से दिखाते हैं। तो डेल V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब देखिए डेल टूटता है किसमें, तो डेल इज इक्वल टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ डेल भी है, मतलब कि फाइनल पोटेंशियल। तो फाइनल कौन है, भी। यहाँ ए से ले जा रहे हैं बी पॉइंट पे, तो ए क्या हुआ, इनिशियल हुआ, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और बी क्या हो गया, फाइनल। जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल, और जहाँ हम लास्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो फाइनल क्या हुआ, बी। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल,
मतलब कि वी बी माइनस वी ए, तो ये भी डेल भी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यही क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। जिसको समझ गए कहाँ से आया, डेल को हमको तोड़ना पड़ता है, तो डेल टूटता है फाइनल और इनिशियल में, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल उस पॉइंट पे जहाँ पे वो लास्ट है, और इनिशियल जहाँ से वो स्टार्टिंग किया है चलना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम दूसरे लैंग्वेज में वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। तो इतना समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। अब हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन V एंड I। V मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का क्या रिलेशन है, पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब पढ़ेंगे रिलेशन किसके बीच का, V एंड I के बीच का। देखिए V एंड I के बीच का रिलेशन मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन बताए थे ओम्स। ओम्स एक साइंटिस्ट थे, तो जो क्या बोले कि वोल्टेज जो है कोई भी कंडक्टिंग वायर में या कंडक्टिंग सर्किट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जिसमें क्या होता है, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली का मतलब समझिए, अगर करंट या फिर वोल्टेज इंक्रीज किया तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर वोल्टेज डिक्रीज किया तो करंट भी डिक्रीज करेगा, मतलब डायरेक्टली का रिलेशन। अगर V बढ़ा तो I क्या होगा, I भी बढ़ेगा। अगर V घटा मतलब डिक्रीज किया तो I भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हमको पता है कि कोई भी चीज़ हम जो भी आज तक जितना भी फॉर्मूला पढ़े वो सब इक्वल के साइन में होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वल के साइन में लाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, जो कि कांस्टेंट क्या होता है, V इक्वल टू आर आई। ये R कांस्टेंट होता है यहाँ पे, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बन गया, V इक्वल टू आई आर। यही ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। अब देखिए इस फॉर्मूला से बहुत काम का फॉर्मूला है, क्योंकि आप अगर कोई भी सर्किट आप सॉल्व करते हैं ना, कोई भी सीरीज या पैरेलल का सर्किट, तो उसमें वोल्टेज निकालना होता है, करंट निकालना होता है, रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो निकालने के लिए अगर मान लीजिए कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा कि वोल्टेज हमको बताओ और हम करंट और रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो V इक्वल टू आई है। अगर हमको क्वेश्चन बोला कि हमको करंट जानना है पर हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिए हुए, तो I इक्वल टू V बटा R। और अगर क्वेश्चन बोला कि रेजिस्टेंस बताइए और वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, तो R इक्वल टू V बटा I। इतना एक तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजेबल फार्मूला है, मतलब इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R से। रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब है रुकावट। तो किसके लिए रुकावट, तो कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग सर्किट में रुकावट वो पैदा करता है करंट के लिए, वो करंट का अपोज करता है रेजिस्टेंस, इसीलिए रेजिस्टेंस को हम सिंपली क्या बोल रहे हैं, रुकावट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, जिसको सिम्बलाइज ऐसे कर सकते हैं। अब देखते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आया। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का,
इसको मानते हैं इक्वेशन 1। अगर कोई लंबा वायर है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली लेंथ का जितना बड़ा लेंथ उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा। रेजिस्टेंस इन्वर्सली होता है एरिया का। अगर एरिया ज़्यादा है कोई तार का तो वो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। देखिए डायरेक्टली का रिलेशन समझ में आता है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पर इन्वर्सली का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली का मतलब होता है अगर एरिया बढ़ गया, कोई तार का एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, घट जाएगा। मतलब कि जैसे ही एरिया इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। इन्वर्सली अगर एरिया घट गया, डिक्रीज कर गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम साथ में लिखें, आर ऐसा होगा ना। अब बताइए, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट चाहिए, तो वो कांस्टेंट कौन होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे जो ये रो है ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या फिर रेजिस्टिविटी। ठीक है, एल क्या है, लेंथ, और ए क्या है, एरिया। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला प्रूफ हो गया, कैसे आया, और हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और रेजिस्टिविटी भी है तो हम रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसा कैसा पूछेगा कि लेंथ को हम दुगना कर दिए तब रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा, एरिया को हम हाफ कर दिए तब रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। तो अब इतना समझ में आ गया रिलेशन बिटवीन वी एंड आई और रेजिस्टेंस क्या होता है। मतलब कि हम इतना अभी तक पढ़ चुके हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई और रेजिस्टेंस। अब पढ़ते हैं हीट। हीट क्या होता है और हीट का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो आप इतना लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला ही इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला याद रहेगा उतना जल्दी क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। अभी हम देखेंगे हीट का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। ठीक है, तो देखिए पहले उससे पहले समझते हैं। ये वोल्टेज है, यहाँ से क्या निकल रहा होगा, करंट पूरे सर्किट में सप्लाई हो रहा होगा, और ये रेजिस्टेंस है। अब देखिए ये बात आपको पता होगा कि अगर हमको एक चार्ज को कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना रहता है तो ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होता है, पोटेंशियल या वोल्टेज आप बोल सकते हैं, वही क्या होता है, वोल्टेज। तो कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह कोई चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है तो हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू W/Q। कि कोई कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है कोई कंडक्टर में, वो क्या होता है, V, वोल्टेज। अब देखिए V इक्वल टू W/Q, इसका मतलब W इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q लिख सकते हैं। W इक्वल टू V इंटू Q। W क्या है, वर्क डन, V क्या है, वोल्टेज, और Q चार्ज। अब अकॉर्डिंग देखिए W इक्वल टू V इंटू Q, सारा का सारा हीट का फॉर्मूला इसी से डिराइव होगा। Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T। कैसे कि अगर कोई कंडक्टर में जितना करंट फ्लो करता है, जितना चार्ज फ्लो करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या बोलते थे, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इक्वल टू Q/T। तो Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू T। तो Q इक्वल टू क्या होगा,
I इंटू टी। इसका मतलब हम यहाँ पे Q की जगह लिख सकते हैं W इजकल टू V इंटू आई इंटू टी। मतलब वर्गन का फॉर्मूला क्या हो गया VIT। और ये बात हमको पता है कि वर्गन किसके बराबर होता है हीट के। आप ये लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब वर्क इक्वल है हीट के, तो W इजकल टू मतलब वर्क इक्वल किसके हीट के, मतलब W इजकल टू हीट। मतलब जो फार्मूला वर्क का निकल के आया वही फार्मूला हीट का होगा। तो अब देखिए हीट का फार्मूला क्या बना VIT। ये पहला फार्मूला हीट का। इसमें V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट और T क्या है टाइम। अब इसी फॉर्मूला से सेकंड फॉर्मूला डिराइव होगा H इजकल टू VIT। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, ओम्स लॉ V और I के बीच का रिलेशन बताए थे। तो ओम्स लॉ बोले थे कि V इजकल टू होता है I इंटू R। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इजकल टू IR। देखिए जहाँ V लिखा हुआ है वहाँ पे हम IR लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम H इजकल टू IR इंटू IT। तो दो I है तो I इंटू क्या हो गया I स्क्वायर RT। हीट का सेकंड फॉर्मूला डिराइव हुआ। ठीक है, I क्या है करंट, R क्या है रेजिस्टेंस और T क्या है टाइम। अब देखिए अब यही ये दूसरा फॉर्मूला से तीसरा फॉर्मूला डिराइव हुआ। कैसे, तो उन्हीं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार ही ओम्स के अकॉर्डिंग ही V इजकल टू क्या होता है IR। तो I इजकल टू क्या होगा V बाई R। तो जहाँ पे I है वहाँ पे हम V लिख सकते हैं V बाई R। तो H इजकल टू I स्क्वायर है तो V स्क्वायर बाई R इंटू RT। R से R स्क्वायर था तो एक R से एक R कट गया। तो H इजकल टू क्या बचा V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये क्या हुआ थर्ड फॉर्मूला डिराइव हुआ। यही तीनों फॉर्मूला होता है हीट का। तो हीट का कितना फॉर्मूला 3 फॉर्मूला। हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है, जिसको याद रखेंगे, जिसको हम J से डिनोट करते हैं। पहला फॉर्मूला VIT, दूसरा I स्क्वायर RT और तीसरा V स्क्वायर बाई RT। तो यहाँ से फॉर्मूला मेरा डिराइव हो गया हीट का। इतना याद रखेंगे, या तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर का फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे। तो पावर इक्वल टू क्या होता है द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। इसका मतलब रेट का मतलब क्या होता है 1 बाई टाइम, ऑफ का मतलब इनटू वर्क। मतलब कि पावर का फॉर्मूला क्या हुआ वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। अब इसी फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे, जितना भी वर्क का फॉर्मूला है। तो देखिए पावर इक्वल टू जब वर्क बाई टाइम हुआ, तो अगर हमको पता चल जाए वर्क तो हम टाइम से उसको डिवाइड दे देंगे और हमको पावर निकल जाएगा। तो पहला फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है V इंटू क्यू। कहाँ से, तो याद होगा पढ़े थे V इक्वल टू W बाई क्यू होता है, वहीं से
वर्क इक्वल टू भी इंटू क्यू, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि करंट इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, और क्यू इक्वल टू वहीं से आई इंटू टी, मतलब क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो वर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं भी आई टी, भी मतलब भी वोल्टेज, आई करंट, और टी टाइम। अब बताइए ये वर्क का हम पहला निकाल लिए, अगर हम उसको टाइम से डिवाइड दे दें तो मेरा पावर का पहला फॉर्मूला पता चल जाएगा। तब निकालते हैं पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो वर्क कितना है, भी आई टी बाई टी, तो टी से टी कट गया, बचा क्या, भी आई, मतलब पावर का पहला फॉर्मूला भी आई, पावर का पहला फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट। अब दूसरा डिराइव करते हैं। अब देखिए भी आई टी, तो इसी फॉर्मूला से अब हम डिराइव करेंगे सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स को क्या बोले थे, भी डायरेक्टली होता है आई के, तो वहाँ से एक फॉर्मूला निकला था ना, भी इक्वल टू आई आर। अब उसको यहाँ पुट करेंगे, ओम्स लॉ का फॉर्मूला भी इक्वल टू आई आर। अगर हम इसको पुट किए यहाँ तो आई आर इंटू आई टी, भी की जगह आई आर और आई टी ऑलरेडी था, तो क्या यहाँ बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी, वर्क इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है, करेंट, आर क्या होगा, रेजिस्टेंस। अब बताइए ये फॉर्मूला को हम पुट कर दें पावर में, तो वर्क की जगह क्या लिखाएगा, आई स्क्वायर आर टी बाई टी, टी से टी कट गया तो क्या बचा, आई स्क्वायर आर, पावर का सेकंड फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, ये क्या हो गया, सेकंड फॉर्मूला डिराइव हुआ। अब थर्ड फॉर्मूला भी उसी से डिराइव करेंगे, वर्क इक्वल टू भी आई टी। तो हमको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब भी इक्वल टू आई आर होता है तो आई इक्वल टू क्या होगा, भी बाई आर। तो हम आई की जगह क्या रखेंगे, भी बाई आर। आई की जगह रखाएगा भी बाई आर इंटू टी, तो भी स्क्वायर आर टी हो गया, दो भी था। तो अब इसी फॉर्मूला को फिर पुट करेंगे पावर में, भी स्क्वायर आर टी, और नीचे क्या होता है, टाइम, तो टी से टी कट गया तो फॉर्मूला क्या बचा, भी स्क्वायर आर, मतलब पावर का थर्ड फॉर्मूला भी स्क्वायर बाई आर, जिसमें भी क्या है, वोल्टेज, आर क्या है, रेजिस्टेंस। अब देखिए तीन फॉर्मूला मेरा डिराइव हुआ, अब तीनों को हम एक जगह लिख लेते हैं। इतना समझ में आ गया कि तीनों फॉर्मूला हम किससे डिराइव किए हैं, कहाँ से लाए हैं। पहला फॉर्मूला इस यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और हम तीनों फॉर्मूला को डिराइव कर लिए। अब देखिए पावर का तीन फॉर्मूला, पहला भी आई टी, दूसरा आई स्क्वायर आर, भी आई टी सॉरी भी आई, और दूसरा आई स्क्वायर आर, और तीसरा भी स्क्वायर बाय आर। अब देखिए थोड़ा यूज समझ लीजिए, देखिए आई स्क्वायर आर को हम यूज करते हैं सीरीज में, भी बाई आर को यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों, अगर पूछेगा क्यों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम, सीरीज में होता है करंट सेम या कांस्टेंट।
और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज होता है कांस्टेंट। अगर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर है और सीरीज में हम इसको यूज़ कर रहे हैं और सीरीज में मेरा करंट कांस्टेंट है, इसका मतलब P डायरेक्टली हो गया आर के, मतलब कि इन सीरीज में P डायरेक्टली किसके होता है, रेजिस्टेंस के। अब पैरेलल में P इन्वर्सली होता है आर के। ठीक, अब इतना को हम याद रखेंगे, इसका यूज़ करके आप ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तो इसको लगाइएगा, पैरेलल रहेगा तो इसको लगाइएगा। ठीक है, अब इतना को या तो आप लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन, किसके बीच, पावर और एनर्जी के बीच का रिलेशन। रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी। देखिए, पावर और एनर्जी के बीच का रिलेशन, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम, सिंपल सा बात है। तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, मतलब E इक्वल टू P इंटू टी। अब देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा अभी यहाँ फॉर्मूला देख के कि अगर पावर के फॉर्मूला में टाइम को अगर हम इंटू कर दें तो मेरा आसानी से एनर्जी निकल सकता है ना। बिल्कुल, अगर हम पावर का 3 फार्मूला हमको अभी तक डिराइव होके मिला था, पावर के अगर तीनों फार्मूला में टाइम को अगर हम इंटू कर दें तो वो क्या बन जाएगा, एनर्जी का फार्मूला। अब देखिए, इन शॉर्ट सबका अभी हम क्या पढ़े, Q से लेके एनर्जी तक सारा फार्मूला डिराइव किए। तो अब बताइए, क्वेश्चन बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, पहला तो पहचानना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहचानना। तो पहचानते कैसे हैं, उसके यूनिट को देख के। अगर हमको यूनिट याद रहे तो क्वेश्चन में हम ये पता कर सकते हैं कि क्या हमसे पूछ रहा है और क्या गिवन दिया हुआ है, तभी ना दोनों गिवन और आस्किंग के बीच का रिलेशन हम फॉर्मूला निकालेंगे और उस पर पुट करेंगे। तो देखिए, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, करंट का एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओम, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर, हीट का जूल, पावर का वॉट और एनर्जी का भी जूल। तो एनर्जी का दो यूनिट होता है, एक जूल होता है और एक किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर क्या है, कमर्शियल यूनिट है उसका। अगर हमको इतना यूनिट याद रहता है तो हम क्वेश्चन में इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या मेरा गिवन है। ठीक, कूलम को हम नोट करते हैं C से, एम्पियर को A, वोल्ट, अब देखिए सारा फॉर्मूला को याद रखेंगे। अगर हमको पता चल गया क्या गिवन है, क्या आस्किंग हमसे पूछ रहा है, तो दोनों के बीच का फॉर्मूला Q से लेकर एनर्जी तक बताएं, सारा फॉर्मूला को रिमेंबर रखेंगे और जहाँ पे पूछेगा ना उसका यूज़ होगा, वहाँ पे उसको पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, फिजिक्स में नहीं अटकेगा, आपका गलती होने का चांस फिजिक्स में नहीं, अब मैथ में है कि आप उस जो फॉर्मेट बनाए उसको सही सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। पर ऐसा होगा कि आप एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हो कि क्या गिवन है, क्या आस्किंग है, सब कुछ एक फार्मूला, एक आधा प्रोसेस तक आपका आंसर अब सही होगा। तो इतना सारा चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में फार्मूला, यूनिट, ये सब ज़्यादा काम आता है। ठीक है, अगर कहीं कोई और टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसको सॉल्व करने का हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे।